वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम कवर करने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2009। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कैसे आया, किस तरह से आया, क्या प्रोसेस रहा, इसे हम अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे। बिल आया था इसका 2018। द बिल रिप्लेसेस एक एक्ट था 1986 में। 1986 को इस बिल ने रिप्लेस किया। The bill enforces consumer rights and provides a mechanism for redressal of complaints regarding defect in goods and deficiency in services। किस लिए आया था ये? कंज्यूमर के राइट देने के लिए, उन्हें प्रोवाइड करने के लिए, वो कंप्लेन कर सके किसके अगेंस्ट? गुड्स में डिफेक्ट है या डेफिशिएंसी आ रही है सर्विसेज में, उसके। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन विल बी सेटअप। क्या किया गया? कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल सेट किया गया। किस लेवल पे किया गया? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। किस लिए? एडजुडिकेटिंग कंज्यूमर की कंप्लेंट्स के लिए। ठीक है। अपील फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट कमीशन विल बी हियर्ड एट द नेक्स्ट लेवल एंड फॉर्म द नेशनल कमीशन बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। बिल सेट किया गया सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी द्वारा, मतलब एक सेट किया गया अथॉरिटी। किस लिए अथॉरिटी को सेट किया गया? प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए कंज्यूमर राइट को। ठीक है। इट कैन सेफ्टी नोटिस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ऑर्डर, रिफंड्स, रिकॉल्स, गुड्स एंड रूल्स अगेंस्ट मिसलीडिंग एडवर्टाइज। इन सभी के लिए बिल आया और इसमें एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है। If a consumer suffers an injury from a defect in order or deficiency in service, he may file a claim of product। ठीक है। क्लेम ऑफ प्रोडक्ट फाइल किया गया। लाइबिलिटी अगेंस्ट द मैन्युफैक्चरर, द सेलर और द सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। इसमें क्या होता था? अगर कुछ होता था तो वो किस किस के लिए क्लेम कर सकता था? प्रोडक्ट की लाइबिलिटी किसके लिए? अगेंस्ट मैन्युफैक्चरिंग के अगेंस्ट, सेलर के अगेंस्ट और सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट। बिल डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट एज अनफेयर। ठीक है। इसमें अनफेयर के बारे में बात की गई। मीन्स इफ दे सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द राइट ऑफ कंज्यूमर। इट ऑल्सो डिफाइंस अनफेयर एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, दोनों के बारे में इसमें बात की गई। द बिल एस्टेब्लिशेस कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल भी आया है इसमें, काउंसिल की स्थापना की गई। किस लेवल पे? वही सेम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे। इसलिए एडवाइस के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को भी इंक्लूड किया गया। इंडियन पार्लियामेंट ऑन 6 अगस्त 2019। ठीक है। 6 अगस्त 2019 को ये आया। डेनमार्क कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019। ओके। which aim to provide timely and effectively administration and settlement of consumer dispute। इंडियन पार्लियामेंट में लाया गया 6 अगस्त 2019 को ये। ठीक है। The Consumer Protection Act 2019 received the assent of the President of India and was published in Official Gazette अगस्त 2019। ठीक है। 9 अगस्त 2019 को ये गेजेट में पब्लिश किया गया। The new act will come into force on such date as the central government may so notify। 3 decades के बाद में, more than 3 decades के बाद में, जो old था हमारा 1986 में, उसे लाया गया और इस एक्ट को लाया गया हमारे इस एक्ट को 3 डिकेड्स के बाद में रिप्लेस किया गया। आई एम सॉरी फॉर इंटरप्शन, मुझे कुछ इश्यू हो रहा था, ये पेन नहीं चल रहा है, इस वजह से अब हम इसे कंटिन्यू करेंगे। ओके। सो जैसे कि मैंने बताया 6 अगस्त को इंडियन पार्लियामेंट में ये आया। फिर उसके बाद में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो था, फिर ऑफिशियली गजट 9 अगस्त 2019 को ये आया। ठीक है। इसके बाद में 3 डिकेड्स के बाद में इस एक्ट को रिप्लेस किया है। किसके अंदर आया ये?
मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इज द गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ओल्ड के बारे में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कब आया था? एनफोर्स हुआ था कंज्यूमर के राइट्स के लिए, प्रोवाइड करता था वही रिड्रेसर ऑफ कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल। Such complaint may be regarding defects in good or deficiency in service. The Act also recognizes offenses such as unfair trade practices, while including providing false information regarding the quality or quantity of a good or service and misleading advertising. Same वही चीज है, ठीक है। ओवर द ईयर देयर हैव बीन चैलेंजेस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। कुछ चैलेंजेस आए, हाई नंबर ऑफ कंज्यूमर थे जो अनअवेयर थे इनके बारे में, ठीक है। डिस्पोजेबल रेट ऑफ कंज्यूमर केसेस बहुत ज्यादा हाई हो रहे थे, अबाउट 90%। टाइम था डिस्पोजल, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, मतलब 12-12 महीने तक रिजोल्व नहीं होता था कंज्यूमर की केस। इस वजह से एक्ट को अच्छे से लोग जानते भी नहीं थे, और इससे क्या होता था, अनफेयर टर्म्स, अनफेयर प्रैक्टिसेस भी बहुत ज्यादा हो रही थी। इन द कॉन्टेक्स्ट लो कमीशन ऑफ इंडिया हैड रिकमेंडेड दैट अ सेपरेट लॉ आना चाहिए, इनेक्टेड होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए उसका ड्राफ्ट बिल, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्या है इसमें कि in 2011 a bill to amend the 1986 Act was introduced to enable consumer to file online complaints and against unfair terms in a contract. ठीक है। However, the bill lapsed with the resolution of the 15 Lok Sabha. The Consumer Protection Bill 2015 was introduced in Lok Sabha to replace the 1986। क्या क्या न्यू प्रोविजंस आए इसमें? प्रोडक्ट लाइबिलिटी के बारे में बोला गया, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बोला गया, सेटिंग अप रेगुलेटरी बोर्ड। The bill was examined by the Standing Committee on the Consumer Affairs, which submitted its reports in April 2016. The committee gave several recommendations भी दिए गए। प्रोडक्ट लाइबिलिटी, पावर एंड फंक्शन ऑफ द रेगुलेटरी बॉडी जैसे कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को सेट किया जाए। पेनल्टीज फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड एंडोर्समेंट ऑफ सच एडवर्टाइजमेंट, एक pecuniary jurisdiction of the adjudicatory body at district level means the Consumer Protection Bill 2018 was introduced in January 2018 to replace the 2015 के बिल को इसने रिप्लेस कर दिया। फिर क्या हुआ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल आया 2018 में लोकसभा में दिसंबर 2018 को, और बिल ने रिप्लेस किया 1986 को, और ये राज्यसभा में भी पास हो गई, ठीक है। अब पढ़ते 1986 एक्ट का क्या था बिल में। गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में था, कंसिडरेशन के बारे में भी था, वाइल फ्री एंड पर्सनल सर्विसेज एक्सक्लूडेड थी, इसमें सर्विसेज को लिया ही नहीं गया, ओके। सर्विसेज को इसमें इंक्लूड नहीं किया, बट इसमें किया गया ऑल गुड्स एंड सर्विस इंक्लूडिंग टेलीकॉम एंड हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन एंड मोड्स ऑफ ट्रांजेक्शन, जैसे मैंने बताया इसमें ऑनलाइन भी आया, टेली शॉपिंग है, कंसिडरेशन फ्री एंड पर्सनल सर्विसेज आर एक्सक्लूडेड, ठीक है। इसमें ऑनलाइन भी। अब जो 2019 वाला था उसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर की डेफिनेशन क्या थी, पढ़ लेते हैं, पूछ लिया जाता है कंज्यूमर की डेफिनेशन, तो पढ़ते हैं इसे। buys any goods for a consideration which has been paid, या तो उसे पेड किया गया, प्रॉमिस किया गया, पार्टली पेड है, पार्टली प्रॉमिस किया गया अंडर एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट, एंड इंक्लूड एनी यूजर ऑफ सच गुड्स अदर देन पर्सन हु बाय सच गुड्स फॉर कंसिडरेशन पेड और प्रॉमिस, और पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस और अंडर एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट, where such use is made with approval of such person but does not include a person who obtains such goods resale or any commercial purpose। अगर वो कंज्यूमर वही होता है जो खुद यूज खरीदता है, करता है, यूज करता है, बट अगर वो ऐसे चीज को लेता है और रीसेल के लिए करता है तो उसे हम कंज्यूमर नहीं मानते। hires or avails of any services for a consideration which has been paid, promised or partly paid and partly promised or under any system of deferred payment, and include any beneficiary of such service other than the person who hires or avails the services for consideration paid and promised or partly paid and partly promised or under any system of deferred payment when such services are availed of with the approval of first mentioned person but does not include a person who avail of such any commercial purpose। इसमें सर्विस के बारे में बताया गया था और उसमें गुड्स के बारे में बताया गया है, ओके।
अब हम पढ़ेंगे क्या क्या राइट्स आते हैं इसके अंदर, मीन्स इसके अंदर मीन्स कंज्यूमर जो 2019 वाला एक्ट था उसमें कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स है। फर्स्ट इसमें राइट आता है प्रोटेक्ट अगेंस्ट गुड्स प्रोडक्ट सर्विस जो कि हजार्डियस मतलब खतरनाक होते हैं, हानिकारक होते हैं लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए। उन्हें सुनने का अधिकार होना चाहिए, मतलब उन्हें सूचना मिलनी चाहिए, सॉरी उनको मतलब सुनने का भी होना चाहिए। ये बात है मैं पहले यहाँ पे इन्फॉर्म, मतलब उन्हें हर चीज का पता होना चाहिए, क्वालिटी के बारे में, प्योरिटी के बारे में, स्टैंडर्ड प्राइस, सब कुछ के बारे में होना चाहिए ताकि वो प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अश्योर करने का होना चाहिए, यानी कि एक्सेस टू वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कम्पिटिटिव प्राइसेस। उन्हें रिड्रेसल मतलब उन्हें अगेंस्ट बोलने का वो दिया जाना चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए, उनका निवाह किया जाना चाहिए अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस और अनस्क्रप्यूलस एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर। और एक क्या होना चाहिए, राइट टू कंज्यूमर अवेयर। इसके अंदर ध्यान रखिएगा 3 बॉडीज को स्टेब्लिश किया गया। फर्स्ट था कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जिसमें 3 टायर थे। सेकेंड था CCP यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, किस लिए था, प्रमोट प्रोटेक्ट एंड फॉर द राइट ऑफ कंज्यूमर एज अ क्लास, कस्टमर यहाँ पे कंप्लेन भी कर सकते थे। थर्ड आया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, जिसमें डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल लेवल एज एडवाइस। इसके बाद में कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, क्या था ये जो हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं, ये सुनवाई करता था, सुनता था कंप्लेंट्स को। किस किस मैटर पे सुनता था ये, डिफेक्ट होते थे गुड्स में, डेफिशिएंसी होती थी सर्विस में, अनफेयर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, एक्सेसिव प्राइसिंग होती थी, नोइंगली सेलिंग होती थी गुड्स की और प्रोवाइड की जाती थी सर्विस दैट नॉट मीट सेफ्टी नॉर्म्स, ठीक है, जो सेफ्टी नॉर्म्स को नहीं मीट करती थी। प्रोडक्ट लाइबिलिटी के बारे में, यानी कि सच कंप्लेंट्स कैन बी फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक, इनको इलेक्ट्रॉनिक फिल्ड भी किया जा सकता था, और फ्रॉम वेयर कंप्लेंट रिसाइड्स ऑफ। अब पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सेक्शन 10 में आता है। क्या था ये, CCPA प्रमोट करता था, प्रोटेक्ट करता था राइट्स ऑफ कंज्यूमर एज अ क्लास। क्या करता था, हेडेड बाय चीफ कमिश्नर कॉम्प्रोमाइज अदर कमिश्नर। इट विल हैव अ इन्वेस्टिगेशन आर्म हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल। इट में क्या करता था, इशू सेफ्टी नोटिस, इट तो हमने पढ़ लिया। थर्ड वन इज इशू करता था सेफ्टी नोटिस को, पास करता था ऑर्डर को रिकॉल करने के लिए, प्रिवेंट करता था अनफेयर को और रिस्ट्रिक्ट करता था ट्रेड प्रैक्टिसेस को, ठीक है। रीइंबर्स करता था परचेज प्राइस पेड को, इम्पोज करता था पेनल्टी को, गलत मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट जो दिखाता था, और फाइल भी करता था ये जो बिफोर द कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, ठीक है। थर्ड हमने पढ़ा था एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। The bill set up a consumer protection council at the district, state and national level advisory body के तौर पे आया था ये। क्या करता था, एडवाइस करता, प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन कंज्यूमर के राइट्स के लिए। सेंट्रल एंड स्टेट काउंसिल विल बी हेडेड बाय मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल रेस्पेक्टिवली। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल विल बी हेडेड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए किया जाता था। अब हम पढ़ेंगे कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन 2019। अब हम मतलब देखेंगे क्या क्या था इसके अंदर 2019 में। इससे आपको ये वाले जो मैंने स्लाइड्स बनाई है कुछ कुछ कंपैरिजन के तौर पर कह लीजिए, चाहे आप मैंने इसे इसको टेबल के फॉर्म में बनाया है, अगर आप इसको ही अच्छे से पढ़ लेंगे आपका पूरा 2019 वाला एक्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। जो हम इसमें पढ़ रहे हैं डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन कब स्टेब्लिश हुआ, ये स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट पे पढ़ेंगे, स्टेट पे पढ़ेंगे, नेशनल पढ़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट पे तो क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट शेल बाय नोटिफिकेशन एस्टेब्लिश डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन निकाल, नेशनल पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। मेंबर्स याद रखना इसका 244, ऐसे याद रख लीजिए 244। प्रेसिडेंट तो होगा ही, प्रेसिडेंट प्लस 2 मेंबर, और इसमें भी प्रिस्क्राइब्ड इन द कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, सब में सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट प्लस 244, डिस्ट्रिक्ट में 2, स्टेट में 4, नेशनल में भी 4। टेन्योर क्या था इसका, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का सेम था, क्या था टेन्योर, प्रेसिडेंट एंड एवरी मेंबर ऑफ द स्टेट कमीशन एंड डिस्ट्रिक्ट कमीशन शेल बी होल्ड ऑफिस फॉर या तो 4 साल या एज 65, जो भी पहले होगी
एलिजिबल होगा अनदर 4 years के लिए सब्जेक्ट टू द एज लिमिट ऑफ 65 ईयर एंड सच रीअपॉइंटमेंट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन के पर ही वापिस उन्हें रिअपॉइंट किया जा सकता था। नेशनल में इसमें 4 था, नेशनल में 5 ईयर था। ठीक है, 5 years नो प्रेसिडेंट और मेंबर शेयर होल्ड ऑफिस सच ही हैज अटेंड इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट 70 एज थी और अदर मेंबर के लिए 67 एज थी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है प्रोसीजर क्या था अपॉइंट करने का, जो प्रेसिडेंट थे या मेंबर थे इनको अपॉइंट कैसे किया जाता है उसे भी आइए हम देख लेते हैं। प्रेसिडेंट एंड मेंबर ऑफ द स्टेट कमीशन एंड द, सबके लिए ये कॉमन है, ठीक है, स्टेट के लिए डिस्ट्रिक्ट के लिए शेल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमिटी। ठीक है, कौन कौन देता था? चीफ जस्टिस देता था हाई कोर्ट का और एनी जज ऑफ द हाई कोर्ट नॉमिनेटेड बाय हिम, वो चेयरपर्सन होता था। सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट मेंबर होता था, नॉमिनी होता था चीफ सेक्रेटरी का, वो भी मेंबर होता था। सेकंड क्या था? द सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट शेल बी द कन्वीनर ऑफ द सिलेक्शन कमिटी। ठीक है, ये चीज पे आपको क्लियर हो गई होगी। आप इस स्लाइड्स को आप अच्छे से याद रखिए, आपका सब क्लियर हो जाएगा गाइस। ये दिख रहा होगा आप लोगों को ऐसा है, बट अगर ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के। अब सैलरी देख लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट पे क्या होती है? प्रेसिडेंट की सैलरी एंड अलाउंसेस आर एडमिसिबल टू अ डिस्ट्रिक्ट जज इन द सुपर टाइम स्केल ऑफ मेंबर का क्या था? पे इक्वल टू द पे एट द मिनिमम ऑफ द स्केल ऑफ पे ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर अलाउंस एज एडमिसिबल टू such officer. The pay of a person appointed as a president or member who is in receipt of any pension shall be reduced by the gross amount of pension drawn by him. There shall be an annual upward revision of the pay of the president and member at 3%. State का सैलरी इन अदर अलाउंस आर एडमिसिबल टू सेम वे, जो हाई कोर्ट का जज होता, इस हाई कोर्ट का जज होता था ना स्टेट का, उसके सेम मेंबर का पे मिनिमम ऑफ द स्केल पे ऑफ, वही एडिशनल सेक्रेटरी के बारे में स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, पे ऑफ अ पर्सन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ मेंबर हु इज इन द रिसिप्ट ऑफ एनी पेंशन शेल बी रिड्यूस बाय, ठीक है, रिड्यूस किया जाएगा, वही सेम 3% का दिया गया है इसमें भी। नेशनल में सेंट्रल गवर्नमेंट शेल प्रोवाइड इन कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल कमीशन सच एज नंबर ऑफ ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयड टू असिस्ट द नेशनल कमीशन इन द डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन एज इट मे think fit. The officer and other employee of the National Commission shall discharge their function under the general superintendence of the President of the National Commission. The salaries and allowance payable to and to the other terms and conditions of service of the officer and other employee of the National Commission shall be आप इसे याद रखिएगा, सब याद होगा। ऐसे मेरी एक बार से कुछ भी नहीं होगा, मैं रीड कर लूंगी, उससे भी कुछ नहीं होगा। मैंने आपको यहाँ पे सब अवेलेबल करा दिया है, मैं इसको हटा भी देती हूँ वापिस से, ताकि आप लोगों को कोई भी इशू ना आए, अच्छे से आप लोग इसे पढ़ पाए बाद में भी। इसे अच्छे से पढ़े, सब कुछ आपको मैंने प्रोवाइड करवा दिया है यहाँ पे। अब इसमें प्रेसिडेंट 2019 बट रूल 2020 के। अब प्रेसिडेंट not less than 2 and not more than such member as may be prescribed in consultation with the central। ठीक है, इसमें वही चीज दी गई है, सब कुछ लिखा हुआ है। बी नॉट लेस देन 40 years ऑफ एज एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रेसिडेंट में, ठीक है, एटलीस्ट 10 year का प्रिस्क्राइबिंग ऑफिसर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एफ एनी ट्रिब्यूनल एंड इक्विवेलेंट provided it not more than 50% of such member shall be नहीं होना चाहिए। ठीक है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एटलीस्ट 1 मेंबर और रेसिडेंट ऑफ द स्टेट वुमन होना चाहिए। सेम नेशनल कमीशन में क्या है? प्रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है, नॉट लेस देन 4 एंड नॉट मोर देन सच मेंबर ऑफ, इसमें भी 244 वाली चीज है। ठीक है, इसमें भी वही चीज बोल दी है, a person shall not be qualified or appointed as a president unless he is or has been a judge of high। ठीक है, नेशनल कमीशन में वही सेम 4 and such
में प्रिस्क्राइब। मेंबर्स के लिए क्या रूल था? अ मेंबर शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट। अगर 35 साल से कम है उन्हें नहीं लिया जाएगा। एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, 15 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इनमें से किसी में, कंज्यूमर में, पब्लिक एडमिस में, कॉमर्स में, मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में, पब्लिक हेल्थ में, मेडिसिन, और एटलीस्ट 1 मेंबर डिस्ट्रिक्ट कमीशन का वुमेन होना चाहिए। सेम इसमें है बट स्टेट की 40 है, ठीक है। उसके बाद वही 10 ईयर का एक्सपीरियंस इन सब में, बैचलर डिग्री होनी चाहिए और एटलीस्ट एक वुमेन होनी चाहिए स्टेट कमीशन में। नेशनल में वही एटलीस्ट 4 अदर मेंबर्स, वन ऑफ शेल बी वुमेन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन वही 35 का बोला गया है इसमें भी, ठीक है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए और वही सब कुछ, स्टैंडिंग नॉलेज होनी चाहिए, 10 ईयर का इसमें होना चाहिए, ठीक है। इसमें पिक्यूनियरी लिमिट 50 लाख है डिस्ट्रिक्ट के लिए, इसके लिए 50 से 2 करोड़ के बीच में, और इसमें मोर देन 2 करोड़। टेरिटोरियल लिमिट विद इन डिस्ट्रिक्ट, विद इन स्टेट, नेशनल के लिए विद इन कंट्री। अपील इफ डिससैटिस्फाइड विद फर्स्ट कंट्री। अगर आप डिस्ट्रिक्ट में डिससैटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड नहीं हुए तो आप स्टेट में जा सकते हैं। कैसे? विद इन 45 डेज डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट आफ्टर डिपोजिंग 50 रुपीज ऑफ। अगर आप यहाँ पर भी अपने आप से सेटिस्फाई नहीं है तो आप 30 दिनों के अंदर इसमें जा सकते हैं, स्टेट में 50% कर सकते। हियरिंग ऑफ अपील, ठीक है। डिस्पोज ऑफ द अपील विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज, ठीक है। 90 डेज के अंदर डिस्पोज ऑफ द अपील विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स। 90 डेज के बारे में बोला गया। नो अपील शेल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर पास अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 81 बाय द सेटलमेंट बाय मीडिएशन वाली चीज के बारे में यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। और अब पढ़ेंगे मेथड ऑफ कंप्लेन, किस तरह से कंप्लेन की। डिस्ट्रिक्ट में कंप्लेन होती है, कंप्लेन बाय सेक्शन 35 कंज्यूमर टू whom such goods or sold or deliver or agreed to be sold or deliver or such service is provided or agreed to provided, ठीक है। सेकंड क्या है? who alleges unfair trade practices on any recognized consumer association, one or more consumer where there are numerous consumer having the same interest, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट ही, द सेंट्रल अथॉरिटी और द स्टेट में कंप्लेन वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन 50 to 2 lakhs के बारे में बोला गया है। वो कंप्लेन किसके अगेंस्ट की जा सकती है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के द्वारा। नेशनल में क्या होता है? वन और मोर देन वन सैंपल ऑफ द गुड्स इन क्लीन कंटेनर विद स्टॉपर properly fixed on them for the purpose of testing or analysis. National Commission shall have jurisdiction to entertain complaints where the value of goods or services paid is exceeds 2 crore, unfair trade practices, appeals against the order of any state commissions, appeals against the order of central authority, or to be called for reports and pass appropriate order, ठीक है। सब कुछ प्रेजेंट करना पड़ेगा डिस्प्यूट को which is pending before has been decided by any state commission where it appealed to the national commission। लास्ट स्लाइड इसमें रेमेडीज के बारे में बात की गई है इसके अंदर, ठीक है। रेमेडीज के बारे में बात हुई है इसमें, ओके। ओके, रेमेडीज के बारे में इसमें बात की गई। फाइंडिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन टू, ठीक है। टू रिमूव द डिफेक्टिव पॉइंटेड, टू रिप्लेस गुड्स को रिप्लेस किया जाएगा विद न्यू गुड्स के साथ में अगर आप कंप्लेन कराते हैं, फ्री from any defect, return to the complaint the price or as may be charge paid by complaint along with such interest on such prices, to pay such amount as may be awarded by its compensation to the consumer any loss or injury suffered by consumer due to negligence of the opposite party, or district commission shall have the power to grant punitive damage, ठीक है। punitive damages भी देंगे वो, ठीक। और एक बोला गया टू पे सच अमाउंट एज मे बी अवॉर्डेड बाय इट्स कंपनसेशन टू रिमूव द डिफेक्ट्स, टू डिसकंटिन्यू द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, टू इश्यू करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट, टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ मिसलीड। इन सब के बारे में रेमेडीज दी जाएगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। मैंने सब कुछ कवर कराया है, सब कुछ कवर कराने की मेरी कोशिश रही है। पूरा एक्ट यहाँ पे कवर हो चुका है। आप इसे याद रखिए, स्लाइड को अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए, आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।